नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत बहमनी साम्राज्य के बारे में जानेंगे। विद्यार्थियों, सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि जो बहमनी साम्राज्य है उसका जो उदय है वह मोहम्मद बिन तुगलक बादशाह के समय अस्तित्व में आ चुका था। और बहमनी के साथ साथ विजयनगर भी साथ साथ दक्षिण भारत के अंतर्गत दो ऐसे प्रांत हैं, बड़े साम्राज्य हैं जो निकल करके बाहर आते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। अब हम बात कर लेते हैं बहमनी साम्राज्य की स्थापना, संस्थापक और उसके बारे में। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले हम जानेंगे कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी 1347 ईस्वी में। और मोहम्मद बिन तुगलक का कार्यकाल क्या है? मोहम्मद बिन तुगलक का कार्यकाल है 1325 से लेकर के 1351 का समय तक का जो समय है वह मोहम्मद बिन तुगलक का समय है। अब इसके संस्थापक थे वो अलाउद्दीन बहमन शाह और हसन गंगू, ये इसके संस्थापक माने जाते हैं। विद्यार्थियों, यहीं पर हमें ये समझ लेना चाहिए कि जो बहमन शाह है उसके प्रारंभिक जो जीवन है उसकी हमें ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन जो तारीख है फरिश्ता के लेखक हैं, फरिश्ता, उनका कहना है कि ये हसन गंगू नामक ब्राह्मण के यहाँ काम करते थे या नौकर का काम करते थे। और ब्राह्मण ने ही उसके सुल्तान होने की भविष्यवाणी करी थी कि भविष्य में जाकर के वो सुल्तान बनेगा। और सुल्तान बनने के बाद हसन ने, यानी कि अलाउद्दीन बहमन शाह ने, यानी हसन ने, उसने उसकी कृतज्ञतावश होकर के उसको एहसान मान करके उसकी उपाधि धारण करी और बाद में उसने बहमनी की धारण करी। लेकिन कुछ इतिहासकार हैं वो इसके बारे में अपने शोध में उन्होंने प्रकट किया है कि फरिश्ता ने जो कहानी बनाई है वो केवल मनगढ़ंत कहानी है। इस प्रकार से कोई हमें साक्ष्य मिल नहीं पाता जिसके आधार पर हम उसे मान लें। तो इस प्रकार बहमन शाह की उपाधि जो है वो उसने धारण करी, क्योंकि वो स्वयं को ईरानी वीर बहमन शाह का, बहमन वंश का वंशज मानता था, न कि कोई ब्राह्मण का किसी प्रकार का कोई मैटर था। इस बारे में जो है इतिहासकारों ने अपना मत दिया है। अब हम बात करते हैं जो है अलाउद्दीन बहमन शाह की उपलब्धियों के बारे में, या अलाउद्दीन बहमन शाह ने जो कार्य किए उसके बारे में। तो हमने चर्चा कर ली कि संस्थापक तो वो थे ही, तो उनका कार्यकाल हमने माना है 1347 ईस्वी से लेकर के 1358 का। लेकिन विद्यार्थी, इससे पहले हम जो है मानचित्र में जो बहमनी साम्राज्य है उसको अच्छी तरह समझ लेते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ समझने की बात यह है कि दक्षिण भारत के अंतर्गत जो है हमने पहले बात करी थी विजयनगर, और विजयनगर से जो ऊपर वाला जो क्षेत्र है, जैसा कि हम मानचित्र में देख पा रहे हैं कि अहमदनगर, बरार, बीदर और ये बीजापुर, और कुछ क्षेत्र यहाँ पर गोलकुंडा वाला है। तो ये समग्र रूप से जो ये क्षेत्र है वह बहमनी साम्राज्य का माना जाता है। तो एक ये चीज़ हमने देख ली है कि मानचित्र में बहमनी साम्राज्य की स्थिति क्या है, और हम इसको विस्तार से और देखेंगे कि फिर से अहमदनगर और वर्तमान में जो हैदराबाद का जो क्षेत्र है जिसके पास हम मान रहे हैं उसके ऊपर हम देख पा रहे हैं बीदर, और जो गोवा का क्षेत्र है वो बीजापुर में है, और गोलकुंडा भी है वह भी हैदराबाद, और जो अहमदनगर का क्षेत्र है वो वर्तमान में जो बॉम्बे में है। विशेष रूप से जो है अहमदनगर के अंतर्गत शिवाजी का हम जब डिटेल में पढ़ेंगे तब हम इनकी उपलब्धियों के बारे में भी जानेंगे। तो विद्यार्थियों, इस मानचित्र के माध्यम से मैं आपको एक बात और समझाना चाहूँगी कि अक्सर कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो बीदर है या बीजापुर है वर्तमान में जो कौन से राज्य में स्थित है। ऐसे प्रश्न बहुत बार पूछे जा चुके हैं और पूछे जाने की संभावना है। तो आप इन चीज़ों को अच्छे से समझ लें कि जो बीदर है और गोलकुंडा है ये दोनों हैदराबाद में है, अहमदनगर है वो महाराष्ट्र में है, और बीजापुर है वह गोवा में। तो इस प्रकार मानचित्र से हम समझ रहे हैं। और दक्षिण भारत के अंतर्गत जो विजयनगर का जो क्षेत्र है, हमारे केरल है और तमिलनाडु का क्षेत्र है, वो पूरा कवर कर रहा है। और अगर हम पूरे तत्कालीन समय में अगर हम पूरे भारत की बात करें कि जिस समय जो बहमनी साम्राज्य है उसका उद्भव हो रहा था, तब पूरे भारत में स्थिति क्या थी। देखिए विद्यार्थियों, जो ऑरेंज कलर की जो स्थिति है वह विजयनगर की है, और जो ग्रीन है, डार्क ग्रीन वाला एरिया है वह बहमनी साम्राज्य है, जिसमें हमने इंगित किया गया है दौलताबाद है, बीजापुर है और
हैदराबाद का जो एरिया है वो इसमें अच्छे से इंगित किया गया। वारंगल का क्षेत्र है इधर, जो बहमनी साम्राज्य की जो बॉर्डर है वहाँ पर, उसके अलावा राजपूत और फिर है तुगलक का जो क्षेत्र है पूरा बहुत अच्छे से इसमें समझाया गया है कि इस मैप के माध्यम से कि किस प्रकार से जो मानचित्र में है वो बहमनी साम्राज्य की और तत्कालीन भारत की स्थिति है। देखो ये मानचित्र है जो 1400 ईस्वी के आसपास का है। तो उस समय जो है अगर हम बात करते हैं बहमनी साम्राज्य की तो 1347 से लेकर के अगर हम उसके अंत की बात करें तो लगभग 1483 तक, तो लगभग आप कहें लगभग अराउंड 140 वर्ष तक है, जो अपना एक बहुत बड़ा एक मजबूत अस्तित्व बना करके रखता है। इसके बारे में अब हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो अब हम बात कर रहे थे पहले जो संस्थापक है अलाउद्दीन बहमन शाह उर्फ हसन कंगू की। तो 1347 से लेकर के 1358 तक का क्या है उसका कार्यकाल है। उसने अपनी जो राजधानी है वो गुलबर्गा को बनाई है। जो गुलबर्गा भी है वो भी दक्षिण भारत के अंतर्गत ही है और इसकी स्थिति भी हमने मानचित्र में देख ली है। तो विद्यार्थियों और हम आपको बताना चाहेंगे कि उसकी जो अलाउद्दीन बहमन शाह ने और कौन से कार्य किए। तो उसने क्या करा, जो अपना राज्य है उसको सबसे पहले उसने 4 प्रांतों के अंतर बांटा और वो 4 प्रांत हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, दौलताबाद, गुलबर्गा, बरार और बीदर। मुझे अच्छे से याद है जब मैंने BA सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम दिया था आज के 10-12 साल पहले अराउंड, तो उसमें ये प्रश्न पूछा गया था कि बहमनी साम्राज्य को जब 4 प्रांतों में बांटा तो वो 4 प्रांत जो अलाउद्दीन बहमन शाह ने वो कौन से थे। तो इसको हम अच्छे से ध्यान में रखेंगे। तो अलाउद्दीन बहमन शाह की उपलब्धियों के बारे में हमने चर्चा कर ली है। यह एक न्यायप्रिय शासक सुल्तान माना जाता है, किंतु हिंदुओं के प्रति यह असहिष्णु तथा अत्याचारी सिद्ध हुआ। तो विद्यार्थियों हम एक बात यहाँ पर अलाउद्दीन बहमन शाह के साथ साथ विजयनगर और बीजापुर की भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए विद्यार्थियों, जो विजयनगर और बहमनी शासकों के बीच में जो लड़ाई का सबसे बड़ा कारण था वह था इनका विस्तारवादी नीति, क्योंकि दोनों ही एक तो अपने उत्तर की क्षेत्र के अंतर्गत, जैसे विजयनगर आगे बहमनी और बहमनी शासक है वो दक्षिण भारत के अंतर्गत, दोनों जो क्षेत्र हैं अपने साम्राज्यवादी नीति को अपनाना चाहते थे। इस कारण से एक बड़ा जो है इनके परस्पर डिस्प्यूट रहा है। दूसरा एक कारण रहा है जो मानचित्र में जो स्थिति है, जो कृष्णा नदी और जो तुंगभद्रा नदी है जो विजयनगर और बहमनी को पाटती हैं और दोनों के बीच के अंतर्गत एक रायचूर दोआब पड़ता है, तो वह अत्यधिक कृषि उपजाऊ भूमि है। तो उसमें भी लेकर के दोनों के अंतर्गत उस उपजाऊ भूमि को लेकर भी क्षेत्रीय विस्तार की नीति के अंतर्गत दोनों जो है साम्राज्य में विवाद रहता। अब हम बात करते हैं इसके जो अगले शासक है वह है मोहम्मद शाह प्रथम, जिसका कार्यकाल है 1358 से लेकर के 1373 के लिए। यह जो अलाउद्दीन बहमन शाह है उसका बड़ा लड़का था, उसका उत्तराधिकारी था और इतिहास के अंतर्गत ये मोहम्मद शाह के नाम से फेमस हुआ। उसने अपने राज्य की जो शासन व्यवस्था है उसको बहुत मजबूत बनाया और अपने जो राज्य की जो शासन व्यवस्था है उसको एक मजबूती का आधार भी प्रदान करा। और उसके लिए उसने क्या करा, जो अपनी विदेशी नीति थी उसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि जो परस्पर जो विशेष रूप से विजयनगर है या हिंदू राज्य है उनसे अधिक भूमि लेना, यह मोहम्मद शाह की जो पॉलिसी थी उसमें से एक था। उसने तेलंगाना से उसने गोलकुंडा का क्या करा, प्रसिद्ध दुर्ग छीन लिया। इसके अलावा उसने लाखों का हर्जाना भी वसूला और विजयनगर के साथ उसने जो युद्ध लड़ा उसमें उसको विशेष प्रकार की प्रतिभा का मौका नहीं मिल पाया और ये युद्ध क्या हुआ, अनिर्णायक सिद्ध हुआ। अगला जो विद्यार्थी शासक है उसका नाम है मुजाहिद और दाऊद। ये 2 शासक रहे हैं। इसका कार्यकाल है विद्यार्थी थोड़ा सा इसके अंदर मिसप्रिंट है, 1373 से लेकर के 1378 तक है। इसमें थोड़ा सा 78 से 78 लिखा हुआ है,
ऐसा नहीं है। ये 1373 में मोहम्मद शाह का शासन ख़त्म हो रहा है। उसके बाद मुजाहिद का शासनकाल 1373 के आसपास प्रारंभ हो जाता है और मोहम्मद शाह की मृत्यु के पश्चात ये उसका पुत्र था, इसलिए उसका शासक बनना स्वाभाविक था। इसकी उपलब्धियों की बात करें तो उसने 2 बार विजयनगर पर आक्रमण किया, लेकिन किसी प्रकार की सफलता इसको भी नहीं मिली। उसने मध्य एशिया से आने वाले जो अमीर वर्ग हैं उनको उसने उच्च पदों पर नियुक्त किया, जिससे जो उससे खुद के अमीर थे वो उससे अप्रसन्न हो गए, रुष्ट हो गए। ये एक इसका वीक पॉइंट रहा और परिणाम फाइनली ये निकला कि जो उसके लोकल अमीर थे उन्होंने इसके खिलाफ एक षड्यंत्र रचा और षड्यंत्र में 1377 के आसपास इसकी हत्या कर दी और हत्या के पश्चात इसका जो चचेरा भाई है दाऊद उसको सुल्तान बनाया, लेकिन उसको कोई खास सुख नहीं मिल पाया। 1 वर्ष के आसपास उसने शासन किया और उसके पश्चात उसकी मृत्यु हो गई। अब हम बात करते हैं अगले शासक मुजाहिद की, मुजाहिद द्वितीय, क्योंकि फर्स्ट पहले हम पढ़ चुके हैं। इसका नाम है मुजाहिद द्वितीय। मुजाहिद द्वितीय को मोहम्मद शाह द्वितीय भी कहा जाता है। यह अलाउद्दीन जो बहमन शाह है संस्थापक है, उसका क्या था, पोता था और बहमनी राज्य के सिंहासन पर जैसा शांतिप्रिय तथा विद्यानुरागी सुल्तान था। ये बहुत ज़्यादा ऐसा सुल्तान माना जाता है कि बहमनी शासन में कभी बैठा नहीं। उसने भव्य मस्जिदों का निर्माण करवाया और विद्वानों को उसके राज्य के अंतर्गत संरक्षण मिला। जनता की भलाई की भी उसने चिंता करी, जन कल्याण के कार्य भी करे और सबसे इम्पोर्टेंट बात, उसके समय में विजयनगर के साथ, विद्यार्थियों अच्छे से ध्यान रखिए कि विजयनगर के साथ उन्होंने मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने की कोशिश की और 1397 के आसपास उसकी मृत्यु हो गई। विद्यार्थियों अब है अगला शासक तियाजुद्दीन फिरोज शाह, जिसका कार्यकाल है 1397 से लेकर के 1422 तक। तो विद्यार्थियों अब हम इसके बारे में समझ लेते हैं कि जब बहमन शाह का जो पौत्र है, ये भी बहमन शाह का पौत्र था, तियाजुद्दीन फिरोज शाह, ये सिंहासन पे बैठा 1397 में। इसमें अनेक गुण और दोष दोनों ही अच्छी क्वालिटी थी। गुण और दोष का इसमें अद्भुत समन्वय था। ये एक पराक्रमी सैनिक था, कुशल सेनानायक था, कला साहित्य विद्या से अनुराग रखता था, परंतु जो इसका वीक पॉइंट था ये भोग विलास में और कट्टर धर्मांध था। उसने विस्तारवादी नीति अपनाई और इस विस्तारवादी नीति को अपनाते हुए विजयनगर पर 3 बार आक्रमण किए। पहले 2 आक्रमणों में तो इसे सफलता मिली, लेकिन तीसरे आक्रमण में इसे सफलता नहीं मिली, क्योंकि उस समय जो तत्कालीन शासक है देवरादित्य, उसके साथ ये बुरी तरह पराजित हुआ और पराजित होने पर उसे बकापुर का किला देना पड़ा। इसके अतिरिक्त उसे अपनी जो बेटी है उसकी शादी भी देवरादित्य के साथ करनी पड़ी। तो ये बात बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने जो है अपनी बेटी की शादी देवरादित्य है उसके साथ करी और दहेज स्वरूप उसने जो है किला उसको दिया, किसको, तियाजुद्दीन फिरोज शाह को। तो ये स्थिति है। इसके अलावा जो है विजयनगर की सेना ने बहमनी राज्य को, यानी कि जब ये आक्रमण हुआ तब विजयनगर की जो सेना है उसने बहमनी साम्राज्य को बुरी तरह ख़त्म कर दिया था। उसके जो इलाके हैं उस पर अधिकार कर लिया था और ऐसी स्थिति के अंतर्गत उसने दुखी होकर के तियाजुद्दीन फिरोज शाह ने अपने भाई के अहमद शाह के फेवर में सिंहासन को छोड़ दिया और स्वयं जो उसका भाई अहमद शाह है उसने 1422 के अंतर्गत बहमनी साम्राज्य की गद्दी संभाली। तो विद्यार्थियों अब हम बात करेंगे अहमद शाह की कि अहमद शाह की स्थिति क्या थी। विद्यार्थियों तो सुल्तान बनते ही जो अहमद शाह है वह उसने सबसे पहले काम किया कि जो राजधानी थी उसको जो है गुलबर्गा, जो राजधानी लंबे समय से जो चली आ रही थी, उसको अपनी राजधानी बदल करके उसने बीदर को अपनी राजधानी बनाई। विद्यार्थियों बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा गया प्रश्न है कि राजधानी परिवर्तन कौन से शासक के समय हुई है। अहमद शाह के समय ये राजधानी परिवर्तित हुई है, क्योंकि एक तो उसकी जो किले है, उसकी जो बीदर की जो भौगोलिक स्थिति है वह बहुत अच्छी है और वहाँ पर जो किले बनाए हुए हैं वो मजबूत किले हैं। दूसरा एक कारण ये था कि जो बीदर की स्थिति है
वह गुलबर्गा की तुलना में क्या थी, दूरी पर थी, ताकि विजयनगर के आक्रमण से वो स्थान क्या हो सके, सुरक्षित हो सके। अहमद शाह एकदम पराक्रमी शासक था। विजयनगर है, वारंगल है, मालवा के जो शासक है उनके साथ उसने कई युद्ध लड़े और विजयनगर के साथ लड़े गए युद्धों का जो परिणाम है उसका विषय वही था, वारंगल के कुछ प्रदेशों को जीतने के कारण से दोनों के अंतर्गत परस्पर विवाद रहता था। इसके अलावा उसकी जो कुछ कमियां हैं वो उसकी धर्मांधता की नीति है, गैर मुसलमानों पर उसने बहुत अत्याचार करे और उसके शासन में दरबार में दक्षिण दल तथा विदेशी दलों में पारस्परिक क्या हुई, प्रतिद्वंदिता हुई है और परिणाम स्वरूप उसके शासन के अंतर्गत जो है शिथिलता आ गई है और 1435 में अहमद शाह की मृत्यु हो गई है। तो विद्यार्थियों, हमने इन शासकों की चर्चा कर ली है। अब हम अगले जो वीडियो हैं उसमें जो आगे के शासक हैं और जो बहमनी साम्राज्य है उसके विघटन की चर्चा करेंगे।